अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बात कर चुके थे। ये एफएससी बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने बायोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स या दूसरे लफ्ज़ों में हम इनको कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इनको स्टडी करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें लाइफ का हर एस्पेक्ट इंक्लूडेड है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हमने सिर्फ बायोलॉजी में सिर्फ लिविंग थिंग्स को ही स्टडी नहीं करते, बल्कि हम उन नॉन लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं जिनसे लिविंग थिंग्स को फ़र्क पड़ता है। तो हम सॉयल को भी स्टडी करते हैं, हम इसमें लाइट को भी स्टडी करते हैं, हम इसमें हीट को भी स्टडी करते हैं, वाटर को भी करते हैं, एयर को भी करते हैं। तो सब चीज़ों को, तो इतना बड़ा अगर फील्ड है तो इसको अंडर वन हेड स्टडी करना काफ़ी मुश्किल काम है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और अगर एक ही हेड के नीचे हम इसको स्टडी करना चाहें तो काफ़ी मुश्किल काम होगा। इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, ताकि हम बायोलॉजी को आसानी से समझ सकें। तो बारी बारी हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी से आपने एक वर्ड याद रखना है, इकोसिस्टम। जैसे आप कहते हैं इकोसिस्टम क्या होता है, एक सेल्फ सस्टेन्ड छोटा सा यूनिट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रिलेशनशिप होता है। उसको हम कहते हैं कि ये इकोसिस्टम है। इकोलॉजी में हमने स्टडी करना है रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट। अब रिलेशनशिप क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस चेंज से फ़र्क पड़ता है। यानी अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाता है तो और लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़र्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़र्क पड़ता है। रोशनी होती है तो फ़र्क पड़ता है, अंधेरा होता है तो फ़र्क पड़ता है, पानी की कमी होती है तो फ़र्क पड़ता है, पानी की ज़्यादती होती है तो फ़र्क पड़ता है, खुराक कम हो जाती है तो भी फ़र्क पड़ता है, खुराक ज़्यादा होती है तो भी फ़र्क पड़ता है। इन सब चीज़ों से चूँकि फ़र्क पड़ता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक्टिविटी करता है, इससे एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है। जैसे हम कितनी मोटरसाइकिलें चलाते हैं, कितनी गाड़ियाँ चलाते हैं, कितना धुआं एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, कितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ते हैं एयर कंडीशनर्स से, कितनी कार्बन हम एमिट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से एनवायरनमेंट को भी फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब है हमारा, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और एनवायरनमेंट का आपस में एक रिलेशनशिप है। यानी अगर किसी एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़र्क पड़ता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का और एनवायरनमेंट का आपस में रिलेशनशिप है। इसी रिलेशनशिप की स्टडी जो है वो इकोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे कि किन किन एक्टिविटीज़ से लिविंग ऑर्गेनिज्म की किन किन एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है और एनवायरनमेंट में किन किन चेंजेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़र्क पड़ता है। इसको हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। उसके बाद आ जाती है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से वर्ड, सबसे पहले जब भी कोई हम टॉपिक स्टडी करने लगते हैं, सबसे पहले ये देखा करें कि जो टाइटल है, जो हेडिंग है, उससे आप कितनी बातें याद रख सकते हैं। जैसे एम्ब्रियोलॉजी है तो एम्ब्रियोलॉजी से आपको याद रहना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब सवाल यह है कि एम्ब्रियो क्या है, क्योंकि जब तक डेफिनेशन में एक भी एक्सप्लेनेबल वर्ड बाकी रह जाता है वो डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती। जब तक आपको ये नहीं पता कि एम्ब्रियो क्या होता है तो एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन नामुकम्मल है। अब एम्ब्रियो क्या होता है, ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है जाइगोट से लेकर पैदा होने तक। अब पैदा होना क्या होता है, जैसे एक प्लांट में अगर देखें तो एक सीड है, सीड जर्मिनेट करता है और एक प्लांट बनता है, चाहे उसका साइज़ छोटा होता है, वो अपने पेरेंटल इंडिविजुअल जैसा होता है। एक बच्चा अंडे से निकलता है, हैच करता है, जाइगोट से वो बनना शुरू होता है और वो हैच करता है। तो इस दौरान यानी जाइगोट से लेकर हैच करने तक, जाइगोट से लेकर बर्थ होने तक, जाइगोट से लेकर जर्मिनेट करने तक जो दरमियान की डेवलपमेंट की स्टेज है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। इस स्टेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। और उसकी जो स्टडी है
उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसमें क्या होगा, पहले वो जाइगोट होता है, फिर वो डिवाइड होता है और सेल्स की तादाद बढ़ती है। फिर सेल्स की तादाद बढ़ती है तो उसके बाद फिर सेल्स की लेयर्स बनती हैं, फिर उनसे टिश्यूज़ बनती हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर उनसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इस स्टेज के दौरान हम ऑर्गेनिज्म को एक एम्ब्रियो कहते हैं, और इन सारी स्टेजेस की जो स्टडी है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब आप देखें जैसे डॉक्टर्स की आप स्पेशलिटीज़ देखें ना, तो किसी डॉक्टर को हम कहते हैं सर्जन, किसी को हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, किसी को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिटी के मुताबिक। एक डॉक्टर होता है जिसको हम कहते हैं फिजिशियन। फिजिशियन क्या करता होता है, अगर आपको बताओ। फिजिशियन सर्जरी नहीं करता, ऑपरेशन नहीं करता, बल्कि वो देखता है कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा, और वो उस ऑर्गन के काम को सही करने के लिए दवाई देता है। तो उसको हम कहते हैं फिजिशियन। यहाँ से आपको याद रखना चाहिए कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन सही काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। हार्ट का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, लिवर का काम क्या है, स्टमक का काम क्या है, और डिफरेंट ऑर्गन्स के काम क्या हैं, यानी उनके फंक्शंस क्या हैं, इसको हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। अच्छा, उसके बाद आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के लिए आपने दो वर्ड्स याद रखने, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी उसकी शक्ल व शबाहत और उसकी साख्त। दो चीज़ें, कोई चीज़ नज़र कैसी आ रही है और वो कैसी बनी हुई है, ये दो बातें हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है, शक्ल व शबाहत और साख्त। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी के लिए याद रख लें। अब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बाहर से देख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। तो हम बाहर से जब उसकी फॉर्म देखें, बाहर से उसका स्ट्रक्चर देखें, तो कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अंदर से देखें, काट कर बॉडी के अंदर से डाइसेक्ट करके, तो फिर हम जो मॉर्फोलॉजी देखेंगे, हम देखेंगे कि इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटमी भी कहा जाता है। उसके बाद हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपने याद रखनी है। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू को नेक्ड आई के साथ भी स्टडी किया जा सकता है। लेकिन हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यू को हमने माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करना है उस लेवल पे जाके। अब टिश्यू होती क्या है, एक जैसा काम करने वाले सेल्स जमा होकर एक सेल्स का ग्रुप बनाते हैं, जो वही काम करते हैं जो इंडिविजुअल सेल कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं टिश्यू। जैसे मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू क्या होती है, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक बंडल ऑफ सेल्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मस्कुलर टिश्यू बन गई। अब टिश्यू के अंदर सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं और एक जैसे ही काम कर रहे होते हैं, हर सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए टिश्यू भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। इसी तरह हम कहते हैं कि नर्वस टिश्यू है, हर न्यूरॉन जो होता है उसका काम कंडक्शन होता है, तो बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर एक बंच ऑफ सेल्स बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू भी बिल्कुल वही काम कर रही थी जो इंडिविजुअल सेल कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है एनाटमी। अभी मैंने आपको बताया था, एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी को ही एनाटमी कहते हैं। एनाटमी जैसे एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसमें हमने क्या देखना है, इंटरनल फॉर्म एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी इसी को कहते हैं। उसके बाद आ जाती है जी पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब सवाल यह है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि फॉसिल्स के बारे में लिखा होता है कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, उनको हम फॉसिल कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जानवर मर गया और उसकी हड्डियां दब गई हैं और हम कोई 100 साल 2 साल के बाद उसको निकाल लें तो वो फॉसिल होंगे, ऐसा नहीं है। फॉसिल बनने के लिए फॉसिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लंबा अरसा चाहिए, बहुत सारे हज़ारों सालों में जाके कहीं फॉसिलाइजेशन होती है, यानी कोई लिविंग टिश्यू जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसकी जगह पर स्टोन या मड या सॉइल के ज़रात आ जाएं, तो उसको हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल को हम पहचानते हैं सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से। उसकी शक्ल हड्डी जैसी ही होगी, लेकिन उसके अंदर हड्डी वाली कोई सेल नहीं बचा होगा, वो सारा का सारा फॉसिलाइज हो चुका होगा
और उसमें स्टोन के पार्टिकल्स आ चुके होंगे और बोन के जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, तब हम उसको फॉसल कहते हैं। फॉसल की स्टडी जो है उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इसमें ब्रांच में हम करते ये हैं कि फॉसल्स की एज का पता लगाते हैं। तो उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो ऑर्गेनिज़म की जो बोन है या कोई भी जो पार्ट है, हार्ड पार्ट प्रिजर्व हो गया है, वो कितने साल पुराना है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हड्डी ही हो, कोई भी हार्ड पार्ट बॉडी का हो सकता है, उसको हम फॉसल कहेंगे। सींग भी हो सकता है, खुर हो सकता है। इसी तरह कोई अगर किसी के पाँव का निशान या पत्ते का, गीली ज़मीन थी उसके पत्ते का नक्श बन गया और वो भी फॉसलाइज हो गया है, तो उसको भी हम फॉसल ही कहेंगे। इम्प्रिंट को भी, किसी के जानवर का पाँव का निशान है, गीली मिट्टी पर छप गया है और उसके बाद वो फॉसलाइज हो गया, सख्त हो गया, तो उसको भी हम फॉसल ही कहेंगे, इम्प्रिंट को भी। उसके बाद एक ब्रांच है जी बायोलॉजी की, ये है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन के मानने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ज़मीन पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज़म पैदा हुआ वो ऐसा नहीं था जैसे अब आजकल नज़र आते हैं। ये वैरायटी नहीं थी। सबसे पहले ज़मीन पर बहुत ही सादा किस्म का ऑर्गेनिज़म पैदा हुआ था, जो कि प्रोबेबली एक बैक्टीरियम था। और बैक्टीरियम के बाद फिर कई मिलियन सालों में जाके उससे ज़रा कम्प्लेक्स किस्म का ऑर्गेनिज़म पैदा हुआ, फिर उससे कम्प्लेक्स, और फिर ये सारे तरतीब से इनवर्टिब्रेट्स पैदा हुए, और फिर वर्टिब्रेट्स में मछलियाँ पैदा हुई, फिर मछलियों के कई मिलियन सालों के बाद कहीं जाके एम्फीबियंस पैदा हुए, फिर उनके बाद रेप्टाइल्स पैदा हुए, और रेप्टाइल्स के बाद फिर बर्ड्स और मैमल्स पैदा हुए। ये जो नज़रिया है इसको एवोल्यूशन कहते हैं, कि एक सिंपल ऑर्गेनिज़म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म का पैदा होना जो है वो एवोल्यूशन कहलाता है। एवोल्यूशन की स्टडी जो है वो हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में करते हैं, जिसको हम एवोल्यूशन ही कहते हैं। एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ये जेनेटिक्स से आपको क्या याद रहेगा? जेनेटिक्स से याद रहेगा स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स क्या है? जीन जो होता है, एक जीन एक हेरेडिटी का एक यूनिट है। ये जो हम कहते हैं ना, करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, कि अगर एक इंडिविजुअल जो है, फादर और मदर जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे एक प्रॉपर्टी, एक करेक्टरिस्टिक अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, तो वो जिस जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए से होता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, तो डीएनए का एक छोटा सा यूनिट जो एक करेक्टरिस्टिक को कैरी कर सकता है, उसको हम एक जीन कहते हैं। तो जीन्स की स्टडी जो है जेनेटिक्स का, इसका मतलब है कि हम हेरेडिटी की स्टडी यानी विरासत की स्टडी जेनेटिक्स में करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, अदर जनरेशन नहीं कहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि किसी कोई पेरेंट अगर आप देखते हैं जिनके कद लंबे हैं, तो अगली जनरेशन में बच्चे जो हैं वो भी प्रोबेबली, ज़्यादातर चांसेस हैं कि लंबे कद वाले पैदा होंगे। ज़रूरी नहीं कि लंबे कद वाले ही हों, लेकिन चांसेस हैं कि वो लंबे क्यों पैदा हुए हैं वो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से आई है। तो ये इन्फॉर्मेशन पेरेंटल इंडिविजुअल से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है। कैसे होती है, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ कैसे होती हैं, नॉर्मल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये सब हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। फिर एक ब्रांच है जी जू जियोग्राफ़ी। जू जियोग्राफ़ी के नाम से आपको, ज़ू से तो फ़ौरन आपके जहन में एनिमल्स आने चाहिए। ज़ू जो होता है जैसे चिड़ियाघर होता है, तो उसमें जानवर होते हैं, आपको याद रहना चाहिए। ज़ू का वर्ड जहाँ भी है इसका मतलब है एनिमल्स। जियोग्राफ़ी हम कहते हैं जोग्राफिया को, तो इससे हमें ये याद रहना चाहिए कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई हिस्सों में, ख़ित्तों में कौन कौन से जानवर रहते हैं। इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, यानी किस जियोग्राफिकल रीजन में कौन सा एनिमल पाया जाता है। अब आप देखें, अगर आपको किसी जियोग्राफिकल रीजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो, तो मेरा ख़्याल है कि आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस जियोग्राफिकल रीजन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते होंगे। या आपको अगर एनिमल्स के बारे में बताया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इस जियोग्राफिकल रीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये बताया जाए कि एक एरिया ऐसा है, एक जियोग्राफिकल रीजन ऐसा है जहाँ हर तरफ रेत ही रेत है, और जहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं, दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, दरख्त बहुत कम होते हैं, पानी की कमी है, ऐसा एक जियोग्राफिकल रीजन है, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जियोग्राफिकल रीजन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते होंगे। अगर आपको बताया जाए कि एक जियोग्राफिकल रीजन ऐसा है जिसमें घने दरख्त हैं,
मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, पानी की अवेलेबिलिटी है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है, रात और दिन के टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस तरह के जियोग्राफिकल रीजन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? अगर आपको ये बताया जाए कि एक पहाड़ी सिलसिला है जिसमें टेम्परेचर बहुत लो है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, बर्फ़बारी भी होती है अक्सर, तो इस तरह के जियोग्राफिकल रीजन में किस तरह के एनिमल्स पाए जाते होंगे? अब ये इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में देने। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये पता चले कि एक एरिया है जहाँ लंबे लंबे बालों वाली बकरियाँ रहती हैं, और वहाँ जो हैं वो लंबे बालों वाले रीछ भी रहते हैं, और जो भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर मोटी फर है या बाल हैं, तो क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कैसा जियोग्राफिकल रीजन होगा? अगर आपको ये बताया जाए कि एक एरिया है जिसमें ऊंट रहता है और जिसमें बिच्छू वगैरह हैं, कुछ छिपकलियाँ वगैरह रहती हैं, और इस तरह के एनिमल्स रहते हैं, तो क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कैसा जियोग्राफिकल रीजन होगा? तो ये सब स्टडी जो है वो हम जू जियोग्राफी में करते हैं। अगली जो ब्रांच है ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपको यकीनन याद आना चाहिए मॉलिक्यूल्स। तो इसमें मॉलिक्यूल्स को स्टडी नहीं करना हमने, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना केमिस्ट्री का काम है, हमारा नहीं है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी, लेकिन उनको मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करेंगे। इस बात का क्या मतलब है? अब देखें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हैं, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स से मिलकर बनी होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। अब इनमें से हर एक सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है। जैसे हम कहें कि नोज़ है, विंड पाइप है, फिर लंग्स हैं, तो ये सारे ऑर्गन्स ने मिलकर एक सिस्टम बनाया है। अब इनमें से हर एक ऑर्गन को देखेंगे तो हर एक ऑर्गन कई टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ होगा। अब ये टिश्यूज़ किससे बनती हैं? टिश्यूज़ बनती हैं सेल्स से, और सेल्स जो हैं वो किससे बनते हैं? बहुत सारी ऑर्गेनेलीज से बनते हैं, जो सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे गोल्जी कम्प्लेक्स है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स हैं। ये ऑर्गेनेल्स किससे बनती हैं? ये मॉलिक्यूल्स से बनती हैं। मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? जैसे प्रोटीन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे लिपिड्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स मिलकर सब सेलुलर पार्टिकल्स बनाते हैं। अब हम जब इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होंगे तो हम मॉलिक्यूल्स को नहीं स्टडी करें, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हम ये देख रहे हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, तो हम कहेंगे कि हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, कहाँ जाकर? मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर। इसके बाद रहती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये तकरीबन इकोलॉजी से मिलती जुलती ब्रांच है। इसमें हम एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप भी देखते हैं। फिर एनवायरनमेंट को हम ज़्यादा फोकस हमारा जो है वो एनवायरनमेंट पे होता है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं, किन किन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो मौसम है वो बदलता जा रहा है, गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं और सर्दियाँ सुकड़ती जा रही हैं। इस तरह की जो चेंजेस हैं वो सब हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या स्टडी करना है? माइक्रोबायोलॉजी के नाम से फ़ौरन आपको जहन में आना चाहिए स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब सवाल ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको फ़ौरन जहन में आना चाहिए, माइक्रो का मतलब है छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आम आँख से नहीं देखा जा सकता, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आती है मरीन बायोलॉजी। पानी ज़मीन पर दो तरह का है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। जो समंदर वाला पानी है, जो साल्ट वाला पानी जिसमें साल्ट्स हैं, उसको हम कहते हैं मरीन वाटर। और बाकी दुनिया का सारा पानी फ्रेश वाटर है, चाहे वो जितना भी गंदा है, वो खड़ा हुआ है, स्टैगनेंट है, बदबूदार है, फिर भी हम उसको फ्रेश वाटर ही कहते हैं।
मरीन बायोलॉजी मरीन वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। मरीन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन से हैं, जैसे मोलस्का के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं, मछलियाँ बहुत सारी ऐसी हैं, बहुत सारे मैमल्स भी ऐसे हैं जो समंदर में रहते हैं। तो समंदर में रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम मरीन बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगली ब्रांच आ जाती है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के नाम से फ़ौरन आपको क्लिक करना चाहिए, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। अच्छा, इसमें हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी क्या करेंगे? एक तो हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री क्या होती है कि वो जो पैरासाइट है वो कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जैसे अब आप प्लाज्मोडियम को देखें, जो जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है, एक पैरासाइट है। वो आधी ज़िंदगी जो है वो मच्छर में गुजारता है और आधी ज़िंदगी ह्यूमन में गुजारता है, ये उसकी लाइफ हिस्ट्री है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई पैरासाइट हम तक पहुँचेगा कैसे। तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। अब प्लाज्मोडियम के बारे में अगर हमें पता चल भी जाए कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, और हम उसके लिए हिफाजती तदाबीर तो तब करेंगे ना जब हमें ये पता होगा कि प्लाज्मोडियम हम तक पहुँचेगा कैसे। हम क्या करें कि हम मास्क लगाएं, हम साफ़ पानी पीना शुरू कर दें, हम और एहतियाती तदाबीर करें, और हमें ये पता ही ना हो कि प्लाज्मोडियम मच्छर के काटने से हम तक पहुंचता है। ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो पैरासाइट हम तक पहुंचेगा कैसे, और होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप क्या होता है। यानी हमें ये भी पता होना चाहिए अगर प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में चला गया तो वो जाके करेगा क्या, उसका और हमारा रिलेशनशिप क्या है, वो जाके क्या करता है और हमें उससे कैसे बचना चाहिए। ये रिलेशनशिप भी हम पैरासोलॉजी में स्टडी करते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी नाम से ज़ाहिर है कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस है। आप इसमें स्टडी क्या करेंगे? ह्यूमंस का सब कुछ, ह्यूमंस की फिजियोलॉजी, ह्यूमंस की एनाटमी, ह्यूमन की का बिहेवियर, ह्यूमन का की सारी फंक्शनिंग, जो कुछ भी है ह्यूमंस का, सोशल बिहेवियर, ह्यूमंस के बारे में जो भी स्टडी है वो सब हम ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। सोशल बायोलॉजी क्या होती है? सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। सोशल बिहेवियर होता क्या है? सारे जो एनिमल्स हैं वो इकट्ठे रहने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी उनमें ये ख्वाहिश है कि वो मिलजुल कर रहें, फैमिलीज़ बनाएं, मोहल्ले बनाएं, शहर बनाएं, मुल्क बनाएं, इकट्ठे मिलकर रहते हैं। उसकी वजह ये है कि एक जो इंडिविजुअल होता है वो सारी चीज़ें खुद ही सिक्योर नहीं कर सकता, उन्होंने मिलजुल कर रहना था। एक पॉपुलेशन जो होती है वो एक दूसरे के काम आती है, लेन देन से काम चलता है, इसलिए हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलजुल कर इकट्ठे ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। इस बिहेवियर को सोशल बिहेवियर कहते हैं। सोशल बिहेवियर की स्टडी सोशल बायोलॉजी में की जाती है। जैसे आप शहद की मक्खी को देख लें तो वो एक छत्ता बनाकर एक पूरी पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है। वैस्प को देख लें, वो भी इकट्ठे रहते हैं हमेशा। बर्ड्स बहुत सारे आपको नज़र आते होंगे कि वो हमेशा वॉल की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में उड़ते हैं। तो ये उनका सोशल बिहेवियर कहलाता है और इसको हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी रिलेटिवली एक नई ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। हम अपने फ़ायदे के लिए, ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखें क्या करना है। जैसे हम पुराने ज़माने में इंसुलिन जो है वो एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया करते थे, बहुत मुश्किल काम है। तो अब हमने उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बैक्टीरिया से बनवाना शुरू कर दिया, तो बड़ा आसान हो गया। प्लांट्स की और एनिमल्स की बहुत सारी नई वैरायटीज़ हम बना रहे हैं। जैसे ब्रॉयलर है, ये जो चिकन हम ख़रीदते हैं, आपको पता है कि जो ब्रॉयलर है वो कितनी जल्दी 30-40 दिनों में वो तैयार हो जाता है 2 किलो का। ये तो इतना तो हमारा कभी तसव्वुर में भी नहीं था। ये जो देसी मुर्गियाँ हम घरों में पालते थे, ये साल 2 साल में कहीं जाके बड़ी इतनी बड़ी होती थी कि हम उनको ज़िबा करके तो उनसे गोश्त ले पाते। तो ब्रॉयलर जो है ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है जो 30 दिनों में तैयार हो जाती है, और कम वक्त में और कम पैसों में हम उससे अपना फूड ले पाते हैं। इसी तरह प्लांट्स की बहुत सारी नई वैरायटीज़ रोज़ रोज़ आ जाती हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पैदा की जाती हैं।